Okay, so पहला क्वेश्चन, what were the reasons that helped the British acquiring political control in North India? 150 वर्ड GS 1 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या क्या ऐसा रीजंस था जो कि हेल्प किया ब्रिटिश को पॉलिटिकल हासिल करने के लिए। तो पहले हम लाइक रीजंस लिखेंगे, पहले थोड़ा इंट्रो लिख देते हैं कि एग्जैक्टली कौन से टाइम की बात हो रही है, ठीक है। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द सुप्रीमेसी इन ट्रेड इन इंडिया, in Carnatic Wars, two important battles, Battle of Plassey, Battle of Boxer, along with other tactics like Doctrine of Lapse, Subsidiary Alliance, etc., British were successful to take over North India। ठीक है। तो यहाँ से हम एक टाइमिंग भी लिख सकते हैं कि कौन से टाइमिंग की बात हो रही है। लाइक 1700 का जो टाइमिंग था, या फिर तुम लिख सकते हो कि द मिड 18th सेंचुरी एडी से ही इनका शुरू हो गया। बिकॉज 1748 फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, 1754 सेकेंड, 1756 से 63 थर्ड। ठीक है, ये थर्ड कार्नेटिक वॉर है। तो थोड़ा टाइमिंग भी अगर हम प्रोवाइड करेंगे इस काइंड ऑफ क्वेश्चन में, तो एक पता चल जाता है कौन से टाइमिंग की बात हो रही है। ओके, सो मेक श्योर यू राइट द टाइमिंग एटलीस्ट। एग्जैक्टली भी अगर पता नहीं है तो मिड 18th सेंचुरी भी आप लिख सकते हैं। फाइन। रीजंस क्या है? इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बंगाल विद इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन मेड इट द फर्स्ट किंगडम टू बी ऑक्युपाइड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में यहाँ पे हम रिसोर्सेज की बात करें, बंगाल में रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे उस टाइम के। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब्स एंड ब्रिटिश लेट रॉबर्ट क्लाइव टू कम अप अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ सिराजुद्दौला इन द फॉर्म ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ओके, अब्यूज ऑफ दस्तख्त। ओके, अब्यूज ऑफ दस्तख्त ना हो, अब अगर आप लिख रहे हो कि अब्यूज ऑफ दस्तख्त ड्यूटी फॉर फ्री ट्रेड परमिट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द प्राइवेट ट्रेड, तो ये दस्तख्त कहाँ से आया है वो भी लिखो। इट इज द फरमान ऑफ 1717 से आया है। ठीक है, किसके अंडर में आया था? फारूक सियार के अंडर में ये फरमान आया था। रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स, इट इज द एक दैट वर्ड, एक वर्ड है ना जो जो हम बोलते हैं, जो 1215 में आया था, मैग्ना कार्टा। यस, इट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यही जो फरमान ऑफ 1717 है फारूक सियार का, ये चीज सब कुछ चेंज कर दिया। जो प्रोविजंस यहाँ पे थे वही से ही सब कुछ शुरू हुआ है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दिया गया दस्तक प्रोवाइड करने के लिए, और उसी दस्तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दिया गया वो अपने एम्प्लॉयज को दिए प्राइवेट ट्रेड करने के लिए। वहीं से तो सब शुरुआत हुआ है। तो अगर उसी पॉइंट को फरमान ऑफ 1717 लिख रहे हो और वहां पे लिख रहे हो कि ये उनका मैग्ना कार्टा था, उनको उस काइंड ऑफ राइट्स मिला था, और वहीं से ही शुरू हुआ सब। ठीक है, तो इस यहाँ पे जब लिख रहे हो तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। फरमान ऑफ 1717 फारूक सियार का, सब कुछ शुरुआत यहीं से ही हुआ था। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, तो इमीडिएट कॉज ये भी हम बोल सकते हैं। फिर this battle was one of the most decisive battles in India history that made Britishers a powerful factor in politics of North India. It firmly established Britishers as masters of Bengal, Bihar and Odisha। ठीक है, dual system of Robert Clive in Bengal made Britishers to exercise Diwani rights without responsibility। Yes, without responsibility, thus making them all powerful North India। लेटर सब्सिडरी अलायंस भी हुआ। देखो यहाँ पे और एक चीज आप ऐड कर सकते हो। आप हमेशा बच्चे क्या करते हैं, दो वॉर का जिक्र करते हैं, एक है प्लासी का, बक्सर का। यहाँ पे कार्नाटिक वॉर भी तुमने लाइक ये जो आंसर जिसने भी लिखा है, इस आंसर कार्नाटिक वॉर भी आप कंटेंट में दोगे। कार्नाटिक wars you have mentioned only in the intro, but better to write the Carnatic war in the body. Also, one more battle you have to write, Battle of Bedara।
बैटल ऑफ बेदारा, ये कब हुआ था? उसी टाइम हुई थी 1759, जहां से पूरा डच पावर को बंद कर दिया था। सो यहाँ पे आप इस, और ध्यान से देखोगे सब कुछ आसपास ही हो रहा है। प्लासी 57, कार्नाटिक वॉर भी 50s में हो रहा है, बैटल ऑफ बेदारा भी 50s में हो रहा है। तो दीज थ्री पॉइंट्स और दीज थ्री बैटल्स gave a huge boost to establish their control. See, हिस्ट्री में इट्स ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा कंटेंट विच यू आर गिविंग। आप अगर अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करोगे तो आपको मार्क्स वेरी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, फाइन। So later with regressive policies of subsidiary alliance, various conquest treaties, तो करके आप एंड कर सकते हो। तो देखिए, जो ये 1750s का जो था, 3 से 4 बैटल के वजह से ब्रिटिश ने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश किया है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल? ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, ये भी जीएस 1 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। So industrial revolution across Europe and England adversely affected or impacted the craft trade in India. Destruction of traditional Indian craft was one of the earliest consequences of British rule. Cotton weaving plus cotton spinning was the worst hit. और ये जो कॉटन वेविंग और कॉटन स्पिनिंग इंडस्ट्री तो काफी मतलब यहाँ पे अपना अच्छा सा चल रहा था। तो कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, रुइन हुआ, वो सब इस आंसर पे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वही है इम्पैक्ट। So deindustrialization and ruin of artisans and craftsmen led to ruralization of Indian economy. First of all, high taxes on Indian textiles and virtually free entry. That is, हम इसको बोलते हैं वन वे फ्री ट्रेड। ठीक है, इनटू इंडियन डेमोलिश्ड द इंडिया टेक्सटाइल। तो यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो कि फ्री एंट्री लिख रहे हो या फिर वन वे फ्री ट्रेड लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपको वो भी देना पड़ेगा कि ये जो वन वे फ्री ट्रेड आया कहाँ से है। इसको एक लीगल भी मिल गया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से लीगलिटी मिल गया था। तो ये भी एक पॉइंट अगर आप वही उसी सेंटेंस में लिखोगे तो एक एनरिचमेंट लगता है। फाइन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप टैक्सेस के बारे में आप लिख रहे हो, वन वे फ्री ट्रेड के बारे में लिख रहे हो, और वो कहाँ से आया था? चार्टर एक्ट से आया था। ठीक। Affected handloom weaver had few other alternatives than agriculture. This flooded already impoverished agriculture labor labor market and wages even lower. ठीक है। Other industries like iron, glass, paper, pottery, yes, also सब affected हुआ। बात वही है, वही फ्री ट्रेड, जो वन वे फ्री ट्रेड से ऑब्वियसली लाइक उनका जो प्रोडक्ट था वो काफी अच्छा था। तो competitive वाइज हमारा जो प्रोडक्ट था वो चला नहीं। इंडियन इकोनॉमी सिवियरली हिट विथ डिवास्टेटिंग फैमिन्स, ओवर टैक्सेशन। तो ये रिपीट रिपीट मत करो, टैक्सेशन ऑलरेडी हुआ मेंशन, तो यहाँ पे रिपीट नहीं करना है। एंड डाइवर्सन ऑफ रेवेन्यूज बैक टू इंग्लैंड, जिसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं। This devastating effect of industrialization has also believed to influence Gandhiji in developing his philosophy during independence fight from colonial rule. The misery hardly finds a parallel in the history of commerce. The bones of its cotton weavers are bleaching the plains of India, written by William Bentinck, the Governor General. तो ऐसे करके भी आप दे सकते हो। तो दो like आंसर और अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप और एक चीज भी लिख सकते हो। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट दिस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट दिया था। तो यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, जो कैश क्रॉप्स का एक पॉइंट आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
ओके, काफी हद तक मतलब सिमिलर क्वेश्चन है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज इन इंग्लैंड completely transformed ब्रिटेन्स इकोनॉमिक रिलेशंस विद इंडिया। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, कैसे कंप्लीटली ट्रांसफर किया हमारा रिलेशन, मतलब ब्रिटेन का जो इकोनॉमिक रिलेशंस विद इंडिया। एनालिसिस स्टेटमेंट। The industrial revolution in England led to the reversal of trade, in which cotton was exported from India to England and manufactured machine-made cloth, cotton cloth, was brought back to India and sold. ठीक है। The the colonial policy that is of supporting production, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखना, प्रॉपर तरीके से लिखना। ऐसे लिखोगे तो ऐसा लगता है कि रफ लिख रहे हो। द कॉलोनियल पॉलिसी, जो कमर्शियल एग्रीकल्चर था, ऑफ सपोर्टिंग प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल इन इंडिया फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज डैमेज इंडियन इकोनॉमी, forced commercialization of crops other than cotton like indigo, raw silk, opium, pepper, tea, sugar at the cost of other food grains, induced contributed to famines which led to further impoverishment of Indian economy. Thus, you can say that industrial revolution in England started the deindustrialization of Indian economy with ruralization or peasantization of artisans or craftsmen. ओके, ये आंसर थोड़ा और बेटर हो सकता है। द कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एज ए इंडियन ट्रिब्यूट फॉर विच इंडिया डिड नॉट रिसीव एनी एडिक्वेट इकोनॉमिक मटेरियल। क्या लिखा है? मटेरियल मेक इट रीडेबल। जब आदमी पढ़ भी नहीं पाएगा तो फिर वो गलत होता नहीं, क्या लिखे हो? लेड टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कॉन्सेप्ट। ठीक है। ओके। लेकिन यहाँ पे आंसर को और अच्छा बना जा सकता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा वो कमर्शियलाइजेशन के बारे में लिखना है, लाइक कैसे कि ब्रिटिश ऑलवेज ब्रिटिश ऑलवेज लुक इंडिया एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, वो लिखना है। इसीलिए उन्होंने कमर्शियलाइजेशन किया, उसको एक्सप्लेन करना है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, कैश क्रॉप्स किया, टैक्स बहुत ही ज्यादा लगा, हम सबको पता है। जो सेटलमेंट सिस्टम्स था उसके बारे में भी एग्जांपल दे सकते हैं, परमानेंट सेटलमेंट हो। फिर वन वे फ्री ट्रेड यहाँ पे भी लिखोगे, लगभग सेम आंसर है, वन वे फ्री ट्रेड। और वन वे फ्री ट्रेड को लीगल भी कर दिया फ्रॉम चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो मिक्स करके आंसर को लिखना है। ओके, ठीक। ओके, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डायग्राम करके दिखाओगे तो बेटर। जहाँ पे डायग्राम जरूरी है वहां पे डायग्राम करना है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन पे डायग्राम करना है। जैसे कि ये जहाँ पे जरूरत है। ओके, डिस्कस देयर इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो ये प्रीलिम्स पे भी काम आ जाएगा, मेंस में भी काम आ जाएगा। So to maximize the economic advantage, the Britishers introduced mainly three types of land revenue settlements। ठीक है, ये तीन टाइप है, परमानेंट, रौतेरी, मालवारी। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जरूरी है डायग्राम की, जरूरत है ताकि क्लैरिटी होती है कि कहाँ कहाँ हुआ था। बॉम्बे में यहाँ पे हुआ था रौतेरी, यहाँ पे हुआ था परमानेंट। परमानेंट सेटलमेंट थोड़ा बहुत कर्नाटका में भी हुआ था, ठीक है, नॉर्थ कर्नाटका। तो ठीक ठीक है, तो यहाँ पे ही हुआ था, नॉर्थ कर्नाटक में भी हुआ था। ठीक है, मालवारी यहाँ पे हुई। ठीक है। अब एक एक करके आप दो दो लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, जो कि काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस के टाइम पे आया था। सेटलमेंट विद जमींदार विच वर नाउ कंसिडर्ड एज ओनर्स, वो ओनर हो गया, और ये हेरिडिटरी भी था। ठीक है, हेरिडिटरी था, कवर्ड 19% ऑफ एरिया, ब्रिटिश इंडिया, हाई लैंड रेवेन्यू। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि स्कोप नहीं है। 15 मार्क का क्वेश्चन, तीन चीज लिखना है, उसका इम्पैक्ट लिखना है, तो स्कोप नहीं है। तो हमको जल्दी एग्जैक्टली वन लाइन लेके उसको इम्पैक्ट बताना है। ओके। ड्यू टू हेवी टैक्स, जमींदार्स वर unable to pay that and lost much of their zamindari
Cultivators reduced to peasants got deprived. Okay, got deprived or deprived of customary rights. ठीक है, like right to use pasture, forest land, encouraging ये क्या है, सब subinfeudation and operation of cultivators. ठीक है, फिर रॉ थेरी सिस्टम थॉमस मनरो ने 1820 1823 आई गेस 22 या 20, ठीक है चेक कर लेना। सेटलमेंट विद द रियोट्स और एक्चुअल कल्टीवेटर्स, ठीक है, असेसमेंट वाज डन आफ्टर फील्ड सर्वे बेस्ड ऑन सॉइल क्वालिटी, लेटर इम्प्लीमेंटेड इन बॉम्बे, एंटायर डेक्कन, ईस्ट बंगाल। इम्पैक्ट क्या था? सेम हाई रेट ऑफ रेवेन्यू, बहुत ज्यादा, 45 to 50% पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इवन व्हेन होल क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड। ये तो पहले भी था। सी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ये मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इम्पैक्ट फोरम क्या हो रहा है? सर नेटवर्क इश्यू है थोड़ा। ओके ओके, ठीक है। ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये है। ओवरऑल देखो कितना तुम रिपीट कर रहे हो, तो ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट एक में रखो, नहीं तो वर्ड लिमिट ब्रीच हो जाएगा। ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट एट में रखो, बिकॉज लगभग सेम ही है। बाकी तीन को एक्सप्लेन करो, दैट इज एनफ फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। एंड डायग्राम कर दो, बिकॉज आप जगह दिखा रहे हो, प्लेसेस दिखा रहे हो, तो वहां पे डायग्राम, जहाँ पे प्लेसेस का स्कोप है वहां पे डायग्राम कर दो, तो इनरिच हो जाता है आंसर। ठीक है, ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 was considered as the most 1909 1909। अभी आंसर को आप कैसे लिखोगे, पहले पढ़ लेता हूँ, फिर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा। चार्टर एक्ट was passed by British Parliament to renew the character of East India Company, which was last renewed in 1813। ठीक है, लॉर्ड मॉडले कंसिडर्ड इट द मोस्ट इंपोर्टेंट पास बाय द पार्लियामेंट टिल 1909। ठीक है, ओके। रीजंस बिहाइंड दिस वाटरशेड मूवमेंट, ओके, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है चार्टर एक्ट का? 1909 तक इस लेवल का एक्ट नहीं आया था, तो ऑब्वियसली हमको उसका इंपॉर्टेंस बतानी है, लेकिन क्रिटिकली भी लिखना है। तो थोड़ा पॉजिटिव्स भी लिखना है, और ये भी लिखना है इनमें कि ऐसा नहीं हुआ कि ये एक ही मात्र एक्ट था जो कि पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट था और कुछ हुआ ही नहीं था। तो वो वाला भी एंगल देना है, क्योंकि क्रिटिकली पूछा है। Okay, fine. The reasons behind this watershed movement of 1833 could be the strong centralized government, ठीक है, for the whole of British India, which ensured uniformity of laws in the country, ठीक है, क्योंकि बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, ऐसे मत लिखना। No caste or religion would not qualify or disqualify a person in matters of higher services and employments। तो कहीं ना कहीं इसका एक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज आएगा। वेरी गुड। तो ये भी डिक्लेरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा डिक्लेरेशन था उस टाइम की, अगर हम बात करें तो। एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं मोनोपोली कर रही थी। ठीक है, कहीं ना कहीं मोनोपोली कर रही थी। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट पावर ऑफ ब्रिटिश को दिया गया। ठीक है, इंडियन लॉ कमीशन, अपॉइंटमेंट फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, वेरी गुड।
shift of financial based of East India Company from trade and commerce to land revenue, from business of trade to business of government. ठीक है, ऐसे मत लिमिटेशंस मत लिखना, बिकॉज ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। तो यहाँ पे लिखना कि ये चार्टर एक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आया था उस टाइम पे टिल 1909। बट हैविंग सेड दिस, इट्स नॉट ओनली द चार्टर एक्ट व्हिच वाज ब्रॉट। तो यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं पूछा है। It was not the only one which brought next level changes. There are other acts also, and Charter Act also had its own set of limitations. ऐसे करके then you have to write, ठीक है। नहीं तो एक मतलब स्कूल का बच्चा जैसे लिखता है, ये हो गया, ये लिमिटेशन हो गया, फिर ये कंक्लूजन है, वैसे नहीं लिखना है। तो एक एनालिसिस फॉर्मेट में आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। नो प्रोविजन टू सिक्योर नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस to the covenanted services of the company, ठीक है। Through 1833 Act incorporated the principle of competition for Indian civil service, but it was in limited form. Indianization in services was the remarkable provision, but its acceptance was only on the paper, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको ये लिखना है कि चार्टर एक्ट was not the only one. Act was not the only reform till 1909. There was another landmark act. अगर हम कंपेयर करें तो it was Indian Councils Act of 1861, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, क्वींस प्रोक्लेमेशन, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो जो क्रिटिकल पार्ट है हम ये लिखेंगे, यस चार्टर एक्ट हैज इट्स ओन positives, but yes there are limitations also। एक दो लिमिटेशन लिखोगे। हैविंग सेड दैट, till 1909 there are other reforms like Indian Council Act which brought the concept of ordinance, which brought the concept of portfolio system, ठीक है। क्वींस डिक्लेरेशन, क्वींस प्रोक्लेमेशन को इसको क्या बोलते हैं? क्वींस प्रोक्लेमेशन को बोलते हैं द मैग्ना कार्टा ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। द मैग्ना कार्टा ऑफ पीपल ऑफ इंडिया पहली बार एक राइट्स रिकॉग्नाइज किया था। तो काफी कुछ अलग चीज भी हुआ है, ऐसा नहीं कि एक ही मात्र रिमार्केबल एक्ट था और वो था चार्टर एक्ट, क्योंकि क्वेश्चन वही दिया है। द चार्टर एक्ट वाज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट। नो, देयर वर अदर इंपोर्टेंट एक्ट्स आल्सो। सो वो एक आपका क्रिटिकल आंसर का वो पार्ट जो अगर आप एड्रेस करोगे तो मार्क मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, कि हम क्रिटिकली अगर दिया है तो यू हैव टू राइट द ऑपोजिट पार्ट आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, एक सोशल क्वेश्चन है सेंसस को लेके। इन इट्स 150 years of history, India's decennial population census had never been delayed। अभी डिले क्योंकि इस बार डिले हुआ है, तो इसका इम्प्लीकेशंस क्या है? डिलेड सेंसस ऑफ 2020, अभी 2023 हो गया या अभी भी डिले है? The first synchronous census in India was conducted in 1881 and census went uninterruptedly every 10 years since then. The last census was held in 2011, ठीक है। Latest delay of the census till September 2023 has shifted our mind to understand better the importance of census and implications if delayed, ठीक है। Census is the largest repository of nation's people. It encapsulates everything from literacy levels to education to housing to household migration, fertility and mortality, language, disability and other socio-cultural and demographic data, जैसे कि एज हो गया, जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा एट विलेज, टाउन एंड वार्ड लेवल्स। हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियल बेनिफिशियरीज फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स। इम्प्लीकेशन तो ये तो पॉजिटिव्स हो गया। इम्प्लीकेशन क्या है? अगर डिले होता है तो इम्प्लीकेशन क्या है? प्रॉब्लम्स इन रिसोर्स allocation under a government scheme which impacts actual beneficiaries। 100 billion people are likely to being left out of PDS। फुल फॉर्म लिखना, पहली बार अगर लिखते हो तो फुल फॉर्म लिखना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज पॉपुलेशन फिगर्स आर बेस्ड ऑन 2011 सेंसस, ठीक है। ये एक इम्प्लीकेशन है।
सेंसस डेटा इज क्रिटिकल फॉर अदर सैंपल सर्वेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है, तो वो 2011 का डेटा यूज कर रहा है, ताकि अभी हम 2023 में पहुंच चुके हैं। ये भी एक है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सेंसस डेटा शुड बी यूज फॉर डीलिमिटेशन, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट भी दे रहे हैं, डीलिमिटेशन के लिए सेंसस डेटा यूज होता है, एंड फॉर डिटरमिनिंग द रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी, वेरी गुड। तो जितना डिले करेंगे तो उस हिसाब से ये सब अफेक्ट होगा। क्रूशियल टू डिटरमिन द पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड माइग्रेशन पैटर्न्स, यस, यहाँ पे भी एग्जांपल कोविड रिलेटेड। कोविड लेड टू द sea of migrants in the country and the only data available with government was again 2011, तो वहां से भी एक ये भी एक implication है, which could not answer queries on the number, causes and patterns of migration। तो यहाँ पे थोड़ा इसको, ये क्वेश्चन को थोड़ा कंक्लूड करो, ऐसा लग रहा है कि कंक्लूजन नहीं है, तो यहाँ पे कंक्लूजन करो अच्छे से, ठीक है। कंक्लूजन नहीं है यहाँ पे, कंक्लूजन अच्छे से करो कि यस, लेट तो हो गया है, सो इट विल बी बेटर इफ सेंसस जल्दी से जल्दी होगी, इट इज क्वाइट लेट, तो ऐसा करके एक एंड में दो दो लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब पूरा तो नेगेटिविटी नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो यू शुड दैट होप शुड कम इन, मतलब जो आंसर आप कंक्लूजन में लिख रहे हो तो उसका जो सोल है वहां पे एक देखिए कि हाँ जल्दी आ जाएगा, वैसा करके। यू शुड नॉट बी नेगेटिव, मच नेगेटिव, ठीक है। हमने बता दिया है यहाँ पे, आपने बता दिया है कि दीज आर द इम्प्लीकेशन, कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्प्लीकेशन हमने लिखा है, लेकिन तो लास्ट में जो कंक्लूड करोगे इट शुड लुक पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक होना चाहिए हमेशा कंक्लूजन में, एक ऑप्टिमिस्टिक और होप, एक ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Improving gender bias at work is essential to increase the participation of women in economy. In this respect, highlight the need to introduce menstrual leave in India. Also, what are the arguments against it? ठीक है, तो ये भी एक सोसाइटी का क्वेश्चन है। Recently, Spain became the first European country to grant paid menstrual leaves. Countries like Japan, South Korea, Taiwan provide some days off a month for menstrual pain. But recent Supreme Court refusal to entertain a PIL for paid menstrual leave drew our mind towards gender barriers। ठीक है, तो अभी ये रिसेंटली न्यूज में था। तो नीड क्या क्यों है? सो menstrual pain cramps by some women can be as intense as a sickness, hence एक रेस्ट की जरूरत है। बिहार पॉलिसी ऑफ 1992 allowing 2 days paid reinforces gender stereotypes, ये कंसर्न्स है, ठीक है। It may perpetuate the belief that menstruation is a sick or disease for which women take leave, तो ये भी एक कंसर्न है, तो एक माइंडसेट ऐसा हो सकता है। और क्या पॉइंट है? पीरियड लीव्स लीड टू रिडक्शन ऑफ स्टिग्मा, ठीक है, एसोसिएटेड विद पीरियड्स क्रिएट अवेयरनेस, concerns it may provoke age old taboo related to menstruation rather removing it, okay। Safeguarding equal protection of laws and a call for different to be treated differently might lead to discriminatory hiring and wage policies which can impact female labor participants, yes, very good point। Many developed countries have institutionalized period leave, यहाँ पे infringes upon right to privacy as seeking leave would require female workers to inform employer about, हाँ तो कहीं ना कहीं एक प्राइवेसी रिलेटेड चीज है, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कंसर्न्स है, ओके। सो मेजर्स टू बी टेकन, ए प्रॉपर लॉ, पहले तो एक लॉ चाहिए, ठीक है। ए प्रॉपर लॉ मस्ट बी मेड विथ मैंडेटरी पेड menstrual leave by returning right to privacy. Sensitization drives must be adopted that to taboo leads to awareness. Menstruation is a biological, natural phenomenon. It can't be or it must be taken like this only, not as a matter of shame. Okay.
proper menstrual hygiene along with health of women should be taken care of, like proper access of sanitary napkins, menstrual cups, etc. Right action must be started from families to government. Change must begin from home. Okay, menstrual hygiene is a public health issue and it must be dealt with active participation of all stakeholders. Women leave must not be seen as a gender bias barrier to work. Rather, it must be seen as a facilitator to increased women participation in labor force. Okay, अब देखो आंसर सही है, मतलब फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वर्ड लिमिट ब्रीच हुआ है इसमें, तो इसमें थोड़ा शॉर्ट हो सकता है। बेसिकली ये एक सोशल, जैसे कि मैंने हमेशा बोलता हूँ, ये एक सोशल इशू है और सोशल इशू में एक चेंज लाना है। कौन सा चेंज लाना है? एक बिहेवियरल माइंडसेट चेंज लाना है। ठीक है, माइंडसेट, क्योंकि ये हम टैब एज ए टैबू देखते हैं माइंडसेट। तो इस माइंडसेट को चेंज लाने के लिए प्रॉपर behavioral change learn, like how you will bring the behavior, always use that CAB model. ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्शन, बिहेवियर। तो इसमें इमोशन और अफेक्शन और नॉलेज दोनों मिक्स होके ही चेंज आएगा। तो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स और जो भी हमारा जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो भी है, ओपोनेंट्स भी, तो दे शुड क्रिएट दिस अवेयरनेस थ्रू दिस, सो दैट ये टैबू हटे। कि जब तक टैबू नहीं हटेगा, आप जितना भी लीव्स दे दो, मेन थिंग इज लीव्स अपने आप आ जाएगी, सब कुछ अपने प्रॉब्लम होगा व्हेन द टैबू एसोसिएटेड विद दिस इज रिमूव। ठीक है, तो इस प्रकार का कंक्लूजन चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन आपको देखो, यू आर राइटिंग एज अ ब्यूरोक्रेट, हमेशा मैं बोलता हूँ आपको ब्यूरोक्रेट के हिसाब से आंसर लिखना है, नॉट लाइक ए +2 और इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ये है प्रॉब्लम कि हमको लीव्स मिले या ना मिले, ये तो चलो क्वेश्चन है, तुमने एड्रेस किया है, लेकिन अगेन यू हैव टू गो डीप इनटू द आंसर। एक बार टेबू हट गया है ना, प्रॉब्लम इज सॉल्व। यू यू आस्क योरसेल्फ, आप अगर ये हटाते हो तो ये अपने आप चीजें सुधर 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 जाएगी। सो ऑलवेज यू हैव टू write your conclusion in that way, so that you are giving a right solution or you are actually concerned about this issue। ठीक है, बिकॉज आपका आंसर में आपका कंसर्न दिखना चाहिए। अगर वो कंसर्न दिख गया तो फिर आपको मार्क्स मिलेगा एंड यू बिकम यूनिक कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस एग्जाम। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ठीक है, फोरम थोड़ा अभी इसको बंद करो, मैं और एक शेयर करता हूँ।